तो कृषि गणित ठोस ज्यामिति के अंतर्गत भारत भारती प्रकाशन सवाल नंबर एक्सरसाइज 17.1 और सवाल नंबर है इसका 13। ठीक है, तो 13वें सवाल में पिछले वीडियो में आपने इसके पुराने सवाल देखे होंगे, अब इसमें आप देखेंगे आगे के। सवाल नंबर 13 क्या कहता है सवाल, बोलेंगे। आयताकार तालाब, देखिए समझिए तालाब का कैसा है, तालाब है जो आयताकार। आयताकार का मतलब क्या होता है, आयत से कौन सी आकृति बनती है, घनाभ। मतलब जो तालाब होगा वो कैसा होगा, घनाभ आकार होगा। आयत का मतलब है जो आकृति बनती है वो घनाभ होती है। आयताकार तालाब, हाँ 26 मीटर लंबा है की लंबाई दे रखी है, यल बराबर 26 मीटर। हाँ, यदि चौड़ाई चौड़ाई निकालनी है। हाँ 2080 आयतन दे रखा है। आयतन क्या दिया है, 2080 मीटर क्यूब, घन मीटर क्यूब दे रखा है। निकाला जाए, पानी निकाल दिया गया, बात वही है। तो इसकी गहराई भी दे रखी है, गहराई एच कितनी कम हो जाती है, 4 मीटर कम हो जाती है। आपको 3 चीजें दे रखी हैं, हमें क्या चाहिए, चौड़ाई बी बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे लंबाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई तो निकालनी, बी इक्वल टू आयतन क्या था 2080, लंबाई क्या थी 26 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8, 0। ठीक है, 26 दूना 52, 20 बराबर क्या आ गया 20 मीटर। 20 मीटर क्या आ गया, ये तालाब की चौड़ाई। तालाब की चौड़ाई कितने आ गए, 20 मीटर। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट 14 क्या कहता है सवाल, एक हौज का मतलब यही होता है जो हम खुदाते हैं ना तालाब छोटा सा। ठीक है, तो हौज की लंबाई क्या दी है, 4 मीटर। हौज की लंबाई के बराबर दी है 4 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 2.5। चौड़ाई बी बराबर 2.5 मीटर में दे रखी है जी। आगे बताइए। उसमें 15,000 लीटर पानी आता है। पानी टोटल कुल आयतन कितना है उसका, ये समझो कुल आयतन, इसमें जो पानी आता है हौज में वो 15,000 लीटर आता है, 15,000 लीटर आता है। लेकिन लीटर को भी हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर को काहे में बदलना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि ऊपर का जितना पोर्शन दिया है वो सब काहे में दिया है, मीटर में दिया है, समझ गए। तो इसको अगर 1 लीटर बराबर क्या होता है समझ लो पहले, 1 लीटर हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, समझ गए कितना हो जाता है 1000 घन सेंटीमीटर। अब हमको इसको बदलना पड़ेगा, काहे में बदलना पड़ेगा, मीटर में, समझ गए, काहे में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर, अब ये 15,000 लीटर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, कुल आयतन इसका क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 15 घन मीटर। 1000 से भाग कर देंगे ना इसको डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 15 घन मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, बोलो अब चाहिए, हमें इसकी गहराई चाहिए ना, गहराई, हौज की गहराई चाहिए। गहराई एच बराबर क्या होता है, आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयतन क्या था 15 बटे लंबाई कितनी थी 4, चौड़ाई कितनी थी 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 25 150, तो कितना हो जाएगा 6 बटा 4, 4 एकम 4 बचे 2, पॉइंट लगाया 4 पंचे 20, 1.5 मीटर। ये सॉरी मीटर, ठीक है।
क्लियर हो गया? बोलिए 1.5 मीटर। तो हाउस की गहराई कितनी आ गई? 1.5 मीटर। सवाल क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं। देन अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। बड़े जो क्या है क्वेश्चन, बड़ा घन है ना, एक बड़ा घन है। बड़े घन को गलाकर के 3 अन्य छोटे घन बनाए गए हैं। तो इसमें क्या है, बड़े घन की कोर क्या है ये बताओ। बड़े घन की कोर, बड़े घन की कोर क्या है? 12 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। इसका आयतन तुरंत निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है घन का? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणा कितनी होती है? 12 का घन कितना होता है? 17-28 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको गलाकर कितने घन बनाए गए थे? 3 घन बनाए गए थे। पहले गलाकर बनाए गए 2 घनों का आयतन, तभी तो तीसरा घन का निकालेंगे। पहले 2 घनों का आयतन निकालेंगे। तो इसमें देखिए इधर गलाकर बनाया गया 2 घनों का आयतन। तो जो पहला घन बनाया गया उसकी कोर क्या आई? 6। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 6 गुणा 6 गुणा 6। और दूसरा भी 2 घनों लिखा है। दूसरे घन का आयतन कोर क्या है? 8 गुणे 8 गुणे 8 दोनों को जोड़ दें। 6 6 36 216। और 8 वाला क्या होता है? 512। दोनों को जोड़ेंगे कितना? 6 2 8 और 2 और 5 2 728 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब बड़े घन की कोर हो गई और ये शेष तो छोटे वाले घनों की कोर आयतन हो गया। तो बचा आयतन क्या हो जाएगा? बचा आयतन, जो आयतन बचेगा वो 1728 माइनस 728 इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर बचा है। समझ गए? तो तीसरे घन का आयतन मिल गया हमको। क्या मिला? तीसरे घन का आयतन मिला, नहीं मिला? कितना मिला? तीसरे घन का आयतन क्या मिला? 1000 घन सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब हमें क्या चाहिए? तीसरे घन की कोर चाहिए। तो इसकी कोर क्या होता है? घनमूल। क्या निकाल देंगे? घनमूल 1000 का। क्योंकि ठीक है, तो क्योंकि भुजा क्या होती है, इसका आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहाँ पे घनमूल निकल जाएगा। जोड़ा कितने का बनेगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारा? तीसरे घन की कोर। तीसरे घन की कोर कितनी आ जाएगी आपकी? 10 सेंटीमीटर। तीसरे घन की कोर क्या आ जाएगी आपकी? 10 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से सवाल समझ में आया होगा। हैं? अगला सवाल है, सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर क्या है? 16। तो इसमें क्या है? सवाल क्या कहता है? जल्दी पढ़िए। किसी आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 216 संपूर्ण पृष्ठ दिया है हाँ। तथा आयतन 210 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। आयतन की कोरे का यानी किनारे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना आयतन का मतलब होता है आयताकार कोई घनाभ। ठीक, आयताकार ठोस। माना आयतन की कोरें मान लेते हैं हम क्या दी है? A, B, C या LBH मान लो, ABC मान लो, एक ही बात है। कुछ भी मान लो, XYZ मान लो, ABC मान लो, LBH मान लो, जो भी मर्जी हो मान लो। ABC हो गई, ठीक है ना। इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है तुमको। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 इंटू LB मतलब AB प्लस BC प्लस CA। कितना दिया है? 214। संपूर्ण पृष्ठ देखें कितना दिया है? 214 214
214। अब यहाँ चाहे तो हम ये 2 गुणे में है तो 2 से भाग कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 107। ठीक है ना। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। समझ में आ गया। अगला क्या दिया है, आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, A गुणे B गुणे C। कितना दिया है, 210। समीकरण क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। समीकरण क्या आ जाएगा, सेकंड। और एक क्या दिया है, इसका फलक का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का मतलब कोई एक फलक का क्षेत्रफल इन्होंने दे दिया, जिसको हम मान सकते हैं, मान लें AB दे दिया आधार। ठीक है, ये कितना दिया है, 42। ठीक है, समीकरण ये क्या हो गई आपकी, थर्ड हो गई। अब हम यहाँ से समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कर देंगे। समीकरण 2 भाग कर देंगे समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा, ABC बटे AB बराबर 210 बटे 42। AB से AB कट गए, समझ गए। और 21 ठीक है, 0 लग जाएगा। 21 गुना 42, 2 पंचे 10। तो C बराबर क्या आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा था। C क्या आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। C हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। और अब हमें यहाँ से C आ गया, हमको A और B 2 कोरें अभी हमको क्या करनी है, और ज्ञात करनी है। तो A और B निकालने के लिए हमको C आ गया। अब हम इसको मान रख देंगे, ठीक है ना। इसका मान काहे में रख देंगे हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से देखेंगे, देखो क्या था हमारा, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 107। AB का मान क्या था, 42 प्लस BC का मान क्या है, 5 प्लस C का मान क्या है, 5। A बराबर 107। तो ये क्या हो जाएगा, 5B प्लस 5A बराबर 107 माइनस 42। तो 5B प्लस 5A बराबर कितना बचा, 7 में से 2 गया 5 और 10 में से 4 गया 6। 5 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, 20 प्लस A बराबर 65। 5 से भाग कर दो, तो इधर क्या बचा, B बराबर 13। 13 पंचे 65 होता ना, 13 पंचे 65। समझ गए, ये बात समझ गए, इतनी आ गई हमारी बात। इसको हम चाहें तो समीकरण मान लें 4, समीकरण 4। अब यहां से एक मान A या B का हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 से अब चाहे तो यहां से निकाल लें हम, 4 ना माने, चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस B। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस B। अब A का मान यहां से सीधे सीधे कर सकते हैं। A का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या थी हमारी, AB बराबर 42। A का मान क्या आया, 13 माइनस B गुणे B बराबर 42। इसे क्या करेंगे, 13B माइनस B स्क्वायर बराबर 42। पक्षांतर कर देंगे समीकरण का, समीकरण का क्या कर देंगे, थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे। तो ये क्या, 20 का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20 का प्लस के 13 भी उधर जाएंगे तो माइनस के 13 भी, 42 तो प्लस के थे, बराबर 0। ये हमारी द्विघातीय समीकरण बन गई। द्विघातीय समीकरण को हम तुरंत हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 42, 7 6 13। तो B स्क्वायर माइनस 7B माइनस 6B 6B प्लस 42 बराबर 0।
बी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस 7 माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, बी माइनस 7 बराबर 0, बी माइनस 6 और बी माइनस 7 बराबर 0। तो बी बराबर यहाँ पे एक बात उत्तर आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा बी बराबर 7। बी बराबर चाहे एक ले लें हम, बी बराबर 6 लेने पर कोई भी एक ले लेंगे तो वही उल्टा ही जाएगा। बी बराबर 6 लेने पर तो ए बी बराबर हमारा क्या था, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ए बी बराबर क्या था 42, बी का मान 6 ले लिया, 6 बराबर 42, ए बराबर क्या हो जाएगा 42 बटे 6, तो ए बराबर हो जाएगा 7। बात समझ रहे हैं? अगर बी का 7 लेंगे तो ए का 6 आ जाएगा, बी का 7 लेंगे तो ए का 6 आ जाएगा। बात वही रहनी है, बात तो बदलनी नहीं है। तो हमारी जो आयतज की कोरे आई वो क्या आई, ए 7 आयतज की कोरे क्या आई हमारी 7, 6,5 सेंटीमीटर। बात समझ गए? अब हमें इसका थोड़ा ध्यान भी करना है कि क्या हमारा जो उत्तर आ रहा है वो सही आ रहा है, उत्तर आ रहा है कि सही आ रहा है। तो देखो अगर हम इसके आधार का क्षेत्रफल देखें तो 7×42 वेरीफाइड हो रहा है, समझ गए? अगर हम इसका आयतन देखें तो 7×42 × 210, क्या इसका आयतन वेरीफाइड हो रहा है, समझ गए? अर्थात हमारा जो आंसर है वो सही है, समझ गए? अगर ये जो मान आया, जो वैल्यू आई है, ये हमारी यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट करती है तभी हमारा उत्तर सही है, अन्यथा उत्तर हमारा रॉन्ग है। बात समझ गए ना? सबसे जरूरी यही है। एक चीज और बता दें आपको, ध्यान रखेंगे कि मैथ में एक चीज का ध्यान रखना होता है, इस टाइप की जब हम समीकरण कोई हल करते हैं तो हमें इस चीज से बचना चाहिए कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। कभी कभार आता है ना समीकरण में कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, इस चीज से हमें बचना चाहिए। गणित में विशेषकर ये ध्यान रखना है, जब तक बिल्कुल कार्य करने का कोई चारा ही ना हो, जब कतई बिल्कुल मरने वाली स्थिति हो कि मरने की नौबत है, तभी हम, मतलब मरने की नौबत का मतलब है कि सवाल अब लगेगा ही नहीं, तब हम उसका स्क्वायर करेंगे या वर्गमूल करेंगे, तब तक हम स्क्वायर या वर्गमूल नहीं करेंगे। समझ गए? जैसे क्यों नहीं करेंगे बताओ, जानते हो ना? जानते हैं? इसके बारे में उसमें थोड़ा सा बता दें। अगर हमें कहीं पे वर्गमूल करते हैं तो हमारा जो मूल जो स्थितियां होती हैं वो बदलने लगती हैं। जैसे मान लिया x बराबर 3 दे दिया, x बराबर 3 दे दिया, हमने कहा दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, समीकरण का क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो x² बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो। अब हम इसका स्क्वायर हटाना चाहें तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, और जब अंडर रूट की संख्या आएगी तो ये क्या आएगी ±3 अंडर रूट से। नहीं समझ में आया आपके तो आप ऐसे समझ सकते हो उसको, 3 का स्क्वायर हो गया, अब इसको आप इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर बराबर 0, x² - 3 का स्क्वायर 0। सूत्र यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, a² - b² का, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, अब x बराबर आ गया x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया। अब भाई ऊपर वाली समीकरण में इसका मान रख के देखें तो क्या -3 3 के बराबर है, बिल्कुल गलत है, नहीं है बराबर, समझ गए? और x बराबर 3 ये समीकरण के बराबर है। तो हमको हर जगह वर्ग करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वर्ग करने पर आपने एक फार्मूला पढ़ा ना द्विघात समीकरण में, कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि जितनी घात होती है उतने ही, जितनी घात होती है जितने वेरिएबल्स उतने ही उसके आंसर आ जाते हैं। जैसे अब इसकी घात 3 कर दे तो इसके कितने आंसर आएंगे, 3 आ जाएंगे, समझ गए? 2 घात है तो 2 आंसर आएंगे, तो ये हमारा थोड़ा दिक्कत होने लगती है गणित में। तो गणित में हमको इससे बचना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल से, समझ गए? जब बिल्कुल कोई चारा ना हो तभी इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ओके, थैंक यू।